हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान। तो इसमें हम आपको अभिक्रिया की कोटि के रेफरेंस में बता रहे थे। एक बार अगेन समझते हैं। देखिए, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, मैंने बताया था कि अभिक्रिया की कोटि दो प्रकार की होती है। और अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी मैंने बताई थी। मैंने बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के सांद्रता में यदि हम परिवर्तन करें, तो अगर इसके सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो तीन प्रकार की होती है: शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। हालांकि हमें जो यहाँ पढ़ना है वो केवल और केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया के रेफरेंस में पढ़ना है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के रेफरेंस में पढ़ना है। ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुआ करती थी हमारे सिलेबस में, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो चलिए देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके वेग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में? मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं, अगर अभिकारक की सांद्रता में हम परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन का प्रभाव अगर हमें अभिक्रिया के वेग पर नहीं देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। बात समझ में आई? ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर देखने को नहीं मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन भी बताया था। एक बार अगेन देखते हैं वो डेरिवेशन। इस डेरिवेशन का नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये हमारा टॉपिक है। चलिए समझते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया है, उसी से संबंधित हमारा ये टॉपिक है। वेग स्थिरांक के रेफरेंस में भी आपको बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है अगर उसकी अभिकारक अणुओं की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। तो आपको ये दोनों चीजें बताई गई हैं। तो चलिए मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया में कैपिटल A हमारा अभिकारक है और ये अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया करके हमको प्रोडक्ट दे रहा है। बस समझ में? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में कैपिटल A हमारे अभिकारक अणुओं की सांद्रता है। बात समझ में? ठीक। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है ये अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। इस बात को जरा फॉलो करते हैं। तो ये हो जाएगा ddT ऑफ x। ddT ऑफ x क्या है? सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन की दर है। बात समझ में? जिसे हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया के अभिकारक, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और ये इसका अभिकारक है।
अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। ठीक, डी डी टी ऑफ यक्स इज इक्वल टू, जब ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है ए के पावर 0। यहाँ जो कैपिटल के है, ये कैपिटल के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अब यहां से डी डी टी ऑफ यक्स इज इक्वल टू, आप जानते हो कि किसी भी चर राशियां हो या अचर राशियां, अगर इनके पावर 0 है तो इनकी जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। तो यहाँ पे a के पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा k इंटू 1। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इज इक्वल टू k इंटू डी टी। दोनों पक्षों का आप समाकलन कर दीजिए। जब आप समाकलन करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, के कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट में इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं। इसे आप लिख दीजिए 1 इंटू टी। जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x का 1 का x के रिस्पेक्ट में x होता है इज इक्वल टू k इंटू टी का करेंगे 1 का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो t हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंटम वैल्यू खुद के साथ से जोड़ देते हैं, खुद के पास से जोड़ देते हैं, ये वही कांस्टेंटम वैल्यू है c। अब c का आप मान निकाल दीजिए। c का मान आप निकालने के लिए यदि t बराबर 0 तब x बराबर भी 0, इसका मतलब ये है कि जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया भी प्रारंभ ही हो रही है, अर्थात जिस समय पर अभिक्रिया शुरू हुई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को एक भी सेकंड बीता नहीं है, उस समय क्या आपका कोई भी अभिकारक उत्पाद का रूप ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसका मतलब ये है अगर t बराबर 0 तो x बराबर भी 0। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो अब यहां जरा आप देखिए ये वैल्यू, ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसी समीकरण में पुट कीजिए। समीकरण 1 से x के स्थान पे 0 इज इक्वल टू k इंटू टी के स्थान पे 0 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू फाइनली हमको कितना मिल गया? 0 मिल गया। अब ये वैल्यू अगर उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए पुनः समीकरण 1 से, तो आप जरा देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k इंटू टी, c के स्थान पे 0, तो यहां से k इज इक्वल टू x बाई। ये हो गया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए जो हम लोग मात्रक यूज करते हैं, इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात समझ में? प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है ये होता है मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया। बात समझ में? चलिए आज के अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए पहले परिभाषा सुनते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता में निर्भर करता है। मतलब अगर एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं तो इस परिवर्तन का प्रभाव आपको निश्चित रूप से अभिक्रिया के वेग पर देखने को मिलेगा। बात समझ में? ठीक, तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारक में किसी एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है, इसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? अब आइए देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है इसका वेग स्थिरांक कैसे निकाला जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ वेग स्थिरांक निकालने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का वेग होता है ये अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है ये वेग उसी रासायनिक अभिक्रिया में जो सांद्रता होता है अभिकारक की उसी के एक घात के समानुपाती होती है। तो इस परिस्थिति में सपोज दैट कल्पना करते हैं हम लोग कि ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ए हमारा अभिकारक है और प्रोडक्ट हमारा उत्पाद। बात समझ में? अब यहां जरा हम चर्चा करें अगर इस रासायनिक अभिक्रिया में, तो मान लेते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा अभिकारक है कैपिटल ए, इसकी जो सांद्रता है ये सांद्रता स्मॉल ए है। बात समझ में? इसकी जो सांद्रता है ये क्या है, स्मॉल ए है। और t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू 0। t बराबर 0 समय पर हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि भाई t बराबर 0 यानी अभिक्रिया के प्रारंभ काल का, अभिक्रिया का प्रारंभ काल है। और अभिक्रिया के प्रारंभ होते ही कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है ये तुरंत उत्पाद में नहीं बदलता। तो अब जरा देखिए, मान लेते हैं कि t बराबर t डैश समय पर, ये काम करूं से t डैश करो, t डैश बराबर t समय पर, मतलब स्मॉल t समय बीत गया, रासायनिक अभिक्रिया को होते हुए कितना टाइम बीत गया, स्मॉल t समय बीत गया। तो अब इस परिस्थिति में जो हमारे अभिकारक की सांद्रता A थी, इस अभिकारक की सांद्रता का कुछ भाग प्रोडक्ट के रूप में बदल जाएगा। और यहां से मान लेते हैं कि यक्स भाग जो है हमारा अभिकारक की सांद्रता A में से यक्स निकला, यानी जो परिवर्तन हो रहा है इसी यक्स के रूप में ही परिवर्तन हो रहा है। तो अभिकारक में से जब यक्स रूप बदलेगा, निकलेगा, तो यही यक्स क्या होगा, प्रोडक्ट का रूप ले लेगा। बात समझ में आई? क्या होगा, प्रोडक्ट का रूप ले लेगा। अब जरा हम चर्चा करें, यहां पे जरा ध्यान देंगे कि t समय के पश्चात, t समय के पश्चात अभिक्रिया का वेग, जो ये t समय बीत गया है, इसी समय पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग चेक कर रहे हैं। देखिए इसी समय पर क्यों चेक करना है, किसी अदर टाइम पे क्यों नहीं। आप t बराबर 0 समय अंतराल पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग चेक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वो समय अंतराल है जिस समय अंतराल पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद है इसकी मात्रा शून्य होती है, केवल और केवल वही मात्रा होती है जो अभिकारक की होती है, यानी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ रहता है। बात समझ रहे हैं? तो इसी कारणवश t ही वह समय अंतराल है जिस समय अंतराल पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया का वेग की गणना की जा सकती है, क्योंकि जो अभिकारक है, अभिकारक की कुछ मात्रा उत्पाद में बदल जा चुकी होती है। बात समझ में? अब जरा देखिए t समय के पश्चात अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया का वेग जो होता है d/dt ऑफ x, यानी सूक्ष्म समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग में हुआ बदलाव, सॉरी अभिक्रिया के जो उत्पाद होता है या फिर जो अभिकारक होता है इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन का दर है ये। और इसी दर को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, ये दर अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं t समय अंतराल पर अभिक्रिया के वेग के लिए, तो इसीलिए जो अभिकारक की सांद्रता लेंगे ये भी t समय वाला ही लेंगे। तो जरा देखो t समय पर जो हमारा अभिकारक है इसकी सांद्रता कितनी है, a-x है, तो यहाँ पे a-x के पावर 1, और किसी भी राशि के अगर घाते 1 है तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, जो मान रहता है सिर्फ और सिर्फ वही मान रहते हैं। तो यहां से d/dt ऑफ x इज इक्वल टू, ये पावर 1 जब आप हटाएंगे, ये पावर 1 जब आपका हटेगा तो उससे फिलहाल पावर 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पे बात करें अगर हम इस सिंबल की, जब आप ये सिंबल हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल के,
ठीक, और यहां से ये a माइनस यक्स। ये जो कैपिटल के होता है, कैपिटल के रेफरेंस में अगर बात किया जाए तो कैपिटल के आप जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। बात समझ में? जरा मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू के इंटू डी टी इंटू ए माइनस। ये जो a माइनस यक्स है, इस a माइनस यक्स को उठा करके इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dx बाई ए माइनस यक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक, अब यहां जरा देखिए, इससे आपको दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए वहां पर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, आप जब दोनों पक्षों का यहां समाकलन करेंगे तो जरा देखिए इंटीग्रेट dx बाई ए माइनस यक्स इज इक्वल टू के, यहां कांस्टेंट है, यहां लिख दीजिए, जहां के वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। ठीक, मतलब एक कांस्टेंट है और कांस्टेंटों को इंटीग्रेट करते वक्त इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर रख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में इंटीग्रेट करने पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, इसे आप लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी। अब जरा इंटीग्रेट कीजिए, देखिए 1 बाई ए माइनस यक्स का, देखिए ए माइनस यक्स 1 बाई के रूप में, अगर नीचे यक्स का कोई टर्म है और यक्स के टर्म में कोई घात नहीं है, जैसे यहां पे अगर पावर 2 होता या पावर 3 होता तब हमारे लिए कोई समस्या करता, लेकिन अगर यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दिया रहे तो आप ध्यान देंगे रैखिक समीकरणों में ना तो हमें प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ती है और ना ही विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है, ना ही हमको मतलब एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती। आप सीधा इसका जो इसका जो मानक रूप होता है, आप इसके सीधे मानक रूप के रूप में इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए तो ये 1 बाई यक्स का है, जो स्वरूप होता है 1 बाई यक्स dx लिखा है, तो आप इसका जरा इंटीग्रेशन करिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log a माइनस यक्स इज इक्वल टू 1 का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t ही होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा k इंटू टी प्लस सी। जो c होता है ये समाकलित नियतांक होता है, बात समझ में आई, जिसको हम लोग अपने पास से जोड़ देते हैं। अब इसे आप समीकरण 1 बना दो, इसे आप समीकरण 1 बना दो, और अब 1 बनाने के बाद आप क्या करो कि c का मान निकालो। चलिए c का मान निकाल देते हैं। c का मान निकालने के लिए यदि t बराबर 0 तब यक्स बराबर भी 0, यानी जब रासायनिक अपक्रिया का एकदम प्रारंभ काल रहेगा तो उस समय में हमारा प्रोडक्ट नहीं बना रहेगा, यानी प्रोडक्ट का मान भी 0 रहेगा। तो यदि t बराबर 0 तो यक्स बराबर भी 0। अब ये मान उठा करके जरा यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स के स्थान पे 0 इज इक्वल टू के इंटू टी के स्थान पे 0 प्लस सी। यहाँ पे ये a हो गया, a में से 0 घटाओगे a ही बचेगा, तो ये हो गया log a इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा c। c की वैल्यू मिल गई। अब यही c की वैल्यू उठा करके आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो जरा देखिए समीकरण 1 का स्वरूप कैसा हो जाएगा, log a माइनस यक्स इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी के स्थान पे कितना log a हो गया। अब ये जो log a है इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा log a माइनस यक्स, ये वैल्यू इधर आई तो माइनस log a इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक, अब इसके बाद जरा देखो log a माइनस log b। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है log a बाई b, या आप यम के रूप में भी इसे समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा log a माइनस यक्स बाई a। ठीक है, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n। ये हो गया इज इक्वल टू, और हाँ ध्यान देंगे ये सारे जो वैल्यू है ये बेस e पर है, जितना भी log है ये log बेस e पर है टोटली, तो k इंटू टी।
यहाँ भी बेस ई है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि बेस ई को बेस 10 में कैसे बदला जाता है। देखिए एक सूत्र होता है log x बेस ई इज इक्वल टू 2.303 log x बेस 10। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पर हम जरा गौर करें। सर यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन माइनस सिंबल के साथ आएगा, चूंकि a माइनस एक्स है। यहाँ जो यक्स है ये माइनस सिंबल के साथ है। अगर यही यक्स यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल के साथ होता तो ये चीज पॉजिटिव आती। तो आप यहाँ ये चीज ध्यान रखेंगे, ये माइनस एंड यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो ये जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब यहाँ जरा देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो बनेगा, अब ये लॉग यम माइनस लॉग एन, ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग यम ए बटे लॉग एन, ए माइनस यक्स बेस ई इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पे कि log बेस ई को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है log x बेस ई इज इक्वल टू 2.303 log x बेस 10। ठीक, log x बेस ई की जो वैल्यू होती है बेस 10 में, ये 2.303 log 10 बेस log x बेस 10 के रूप में होती है। तो आप इसके स्थान पे जरा इसको अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, पहले यहां से k का मान निकाल दो। तो जब आप k का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/t इंटू यहाँ पे log a बाई ए माइनस यक्स। अच्छा, ये पूरी वैल्यू जो है बेस e के साथ है। अब e को आप इस रूप में परिवर्तित कर दीजिए, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/t इंटू, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यक्स था तो यहाँ यक्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पे यक्स के स्थान पे a माइनस यक्स है, तो आप क्या करो log बेस 10 और ये जो पूरी वैल्यू है 2.303 log 10 और ये हो जाएगा a माइनस यक्स। ठीक, अब ये वैल्यू जरा इधर कर दीजिए, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी और ये हो जाएगा log a माइनस यक्स बेस। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार हमको फिर से बताइएगा। इस चीज को हम कल पुनः रिपीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।